टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगेन चैप्टर 8 के साथ उसका कह लीजिए कि लिंक है या रिलेशन है, उसी पे बेस कर रहा है। और हम चैप्टर 8 में प्रॉब्लम सेट को डिस्कस कर रहे थे। प्रॉब्लम सेट में देखा जाए तो क्वेश्चन हमारे पास जो 8.2 था वो इससे पहले डिस्कस किया था हमने। तो अभी इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट ए में से क्वेश्चन 8.3 डिस्कस करेंगे। तो अगर रिकॉल करें तो हमने पहले ये बात की थी कि जो क्वेश्चन 8.3 है इसके लिए डाटा कहाँ से हम पिक करेंगे, जो क्वेश्चन 8.2 के लिए यूज किया था। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर को भी कह लीजिए कि देखें तो वहां हमने भी ये बात की थी कि प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन के सेट ए के हैं, टू और सेकंड वाला जो सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये हम इस डाटा को बेसिकली यूज करके फाइंड आउट करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपली इस डाटा पे बेस करना था हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अभी इस लेक्चर में हम ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसको कह लीजिए कि समझेंगे, लेकिन अगेन डाटा हम ये वाला यूज करेंगे। तो उसमें क्या हमारे पास था कि जुलाई 1 को यूनिट परचेज हुए, देन 22 को परचेज हुए, हमें यहाँ पे टेबल में नजर आ रही हैं, देन अगस्त 3 को परचेज किए गए। तो ये हमने पहले डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाले लेक्चर में समझा था कि इस टेबल से जो इन्फॉर्मेशन है इसके मीनिंग क्या बनते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर आप लोगों ने माइंड में ये रखनी है कि अभी सिस्टम हम परपेचुअल यूज नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चन थर्ड है उसमें पीरियोडिक सिस्टम बेसिकली ये ऑथर यूज कर रहा है। तो अब पीरियोडिक सिस्टम की अप्रोच को, सेंस को माइंड में रख कर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जी क्वेश्चन 8.3 की जो इंफॉर्मेशन है इसको सॉल्व करने के लिए वो हमें कैसे प्रोवाइड की गई है। तो ये क्वेश्चन रहा जी 8.3 ए। कहता है जी, assume that speed world uses a periodic inventory system. See the data given before problem 8.2a। वही वाला डाटा जो टेबल से पहले यहाँ, सॉरी सेकंड से पहले जो टेबल हमें प्रोवाइड किया गया ये वाला। तो खैर ये आपको क्लियर है कि हमने इंफॉर्मेशन वहीं से पिक करनी है। इंस्ट्रक्शंस क्या है जी? कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिलेटिंग टू द सेल ऑन जुलाई 28। पहले भी यही बात थी कि सीजीएस कैलकुलेट करना था 28 को, अब भी वही बात है। एंड द एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ कैजमा 900 बाइक्स एट सितंबर 30। कहता है कि जो जुलाई 28 को यूनिट सेल हुए हैं उसकी सीजीएस की अमाउंट क्या बनती है, और एंडिंग इन्वेंट्री कैजमा 900 बाइक्स की जो अमाउंट बनती है 30 सितंबर को वो क्या है। तो सिंपली वही जो पहले काम किया है हमने कि सीजीएस की अमाउंट और एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। बट नाउ द सिस्टम इज पीरियोडिक इन्वेंट्री। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ये अप्रोच अभी फॉलो हो रही है। बाकी सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन उसी तरह से है, रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन ए में है। तो सबसे पहले कौन सा मेथड? एवरेज कॉस्ट मेथड। और एवरेज कॉस्ट मेथड में आपको अगर याद, हम क्या किया करते थे, टोटल क्वांटिटी को जो है वो बेस बनाते थे और उसको डिवाइड करते थे, किसके डिनोमिनेटर में यूज करते थे, और डिवाइड किस को करते थे? कॉस्ट को। तो कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी होता था। बट अभी माइंड में रखिएगा कि सिस्टम है पीरियोडिक। अब जरा थोड़ी सी डिस्कशन जो हम चैप्टर नंबर 6 में कर चुके थे उसे रिकॉल करें। वहां हमने क्या बात की थी कि पीरियोडिक सिस्टम में हमारे पास साथ साथ रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहा होता। इन्वेंट्री जब भी सेल हो रही होती है तो उसका रिकॉर्ड साथ साथ हम अपडेट नहीं करते। तो क्योंकि हमने ये बात की थी कि इन्वेंट्री के रिलेटेड जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होती है उसे अपडेट किया जाता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। और वो सर्टेन टाइम पीरियड नॉर्मली हमने कहा था कि एक साल में एक दफा होता है। अब वो कैसे कैलकुलेट किया जाता था अगर रिकॉर्ड ये चेक करना हो, तो हमने कहा था हमारे पास जो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होती थी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपकी पॉकेट में टोटल कैश जो अवेलेबल फॉर कंजम्पशन था या फॉर एक्सपेंडिचर था या फॉर यूज था, वो किस किस का सम था? वो आपका ओपनिंग कैश था और उसमें परचेजेस या पॉकेट मनी जो आपकी थी। तो बिजनेस में भी ऐसा ही है, हमारे पास जो टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल हो सकता है वो कौन से वाला है? वो ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस। तो अगर आप वो इक्वेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की थी चैप्टर 6 में उसको रिकॉल कर ले तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा उस इक्वेशन को सिर्फ यहाँ कह लीजिए कि रिपीट करूंगा, बोलूंगा, ताकि आप रिकॉल कर सकें उसे। वो इक्वेशन ये थी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। अब इन दोनों को जब ऐड करते थे, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते थे परचेजेस को, तो आंसर क्या आता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से माइनस करते थे हम क्या चीज, क्या हम सीजीएस माइनस कर सकते हैं पहले? नहीं। क्यों? इसलिए कि सिस्टम कौन सा है? पीरियोडिक। पीरियोडिक में सीजीएस का तो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। हम फिर क्या करते? एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करते कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से। लेकिन अगेन एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती थी? एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट कैलकुलेट हुई थी फिजिकल अकाउंट के थ्रू, कि हमने टोटल स्टॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ था वेयर हाउस में उसे काउंट किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक यूनिट की कॉस्ट के साथ। तो फिर वो जो कॉस्ट मिली उसे हमने कहा कि वो है एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से, तो आंसर आ जाता था सीजीएस का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब इसी इक्वेशन को मैं जरा सीक्वेंस में कह लीजिए कि रीड करता हूँ। वो थी ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस किया जाता था एंडिंग इन्वेंट्री को, जो कि फिजिकल अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट होती, तो आंसर आ जाता था हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में सीजीएस पहले आया है या एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट पहले हमारे पास यहाँ पे बेस बनी है? डेफिनेटली आपके माइंड में आंसर आ रहा होगा कि एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट पहले कैलकुलेट हुई है। इक्वेशन में देख ले एंडिंग इन्वेंट्री पहले रिपोर्ट हो रही है। इट मींस पीरियोडिक सिस्टम में हमें पहले क्या करना होगा? एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हमारे पास कहीं भी रिकॉर्ड मैनुअली या सिस्टम के थ्रू कहीं भी मेंटेन नहीं हो रहा, अपडेटेड रिकॉर्ड नहीं है। what we can do, we can only count the units which are कह लीजिए कि अवेलेबल विद अस इन आर वेयर हाउस और स्टॉक रूम। तो वहां से हम फाइंड आउट करते हैं अमाउंट एंडिंग इन्वेंट्री की। तो खैर ये तो कॉन्सेप्ट चैप्टर 6 का था, दोबारा उस पर ज्यादा डिटेल में डिस्कशन में नहीं जाते क्योंकि आपके साथ उस पर पहले भी डिस्कशन जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वहां हो चुकी है। तो सिंपल पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको ये बताना था कि इस क्वेश्चन 8.3 को सॉल्व करने के लिए हम पहले सीजीएस की अमाउंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, रादर हमें क्या करना होगा? पहले एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि सिस्टम हमारे पास कौन से वाला है? सिस्टम हमारे पास है पीरियोडिक। और एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस जो है वो कैसे काउंट होता था अगर आप रिकॉल कर लें, तो वो काउंट होता था फिजिकल काउंट के थ्रू। अगर तो फिजिकल काउंट, अब यहाँ फिजिकल काउंट तो करने के लिए हमारे पास जो चार्ट गिवन होगा उसी को काउंट करेंगे ना, वहीं से हम देखेंगे। तो खैर देखते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास यहाँ पे कौन सा है जी? एवरेज कॉस्ट मेथड। डाटा हम कहाँ से पिक करेंगे जी? डाटा हम इस टेबल से पिक करेंगे। ठीक है। तो ये देखते हैं जी, आपको हम क्वेश्चन यहाँ पर जो सॉल्व के शो करवाने की ट्राई की गई है, ये थोड़ा सा इसको एनलार्ज करते हैं। चलिए जी, ये है जी पीरियोडिक सिस्टम। और सॉरी मेथड पहले है एवरेज कॉस्ट वाला, तो ये पहले यूज करेंगे। चलिए जी, ओके जी। मैं आपको कह लीजिए कि स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि जो आपको ये विजिबल हो जाए। ओके फाइन। तो अभी प्लीज आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पर ये क्वेश्चन जो अभी हम प्रॉब्लम का 8.3 कर रहे हैं बात उसकी, कि उसमें उसको जो सॉल्व करने की उसने बात की थी कि आप लोग कंप्यूट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री किस मेथड के अंडर? एवरेज कॉस्ट मेथड के अंडर। अप्रोच कौन से, सिस्टम कौन सा है? सॉरी सिस्टम इस वक्त है ये पीरियोडिक। मैं फिर रिपीट करूंगा जी, प्रॉब्लम है 8.3, सिस्टम है पीरियोडिक इन्वेंट्री। रिक्वायरमेंट ए में देख रहे हैं नंबर 1 पे एवरेज कॉस्ट, कैलकुलेट क्या करना है? सीजीएस की अमाउंट और एंडिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ मैंने ये बात क्लियर करने की ट्राई की है कि पहले एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस फाइंड आउट होगा, फिर सीजीएस की अमाउंट फाइंड आउट होगी। तो अभी यहाँ देखिए हमने सॉल्व इसे कैसे किया है, वही चीज़ें जो हम वहाँ बात कर रहे हैं कि सीजीएस एंड एंडिंग इन्वेंट्री, और मेथड कौन सा है? एवरेज कॉस्ट मेथड। तो पहले देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या दी गई है? पहले एंडिंग इन्वेंट्री। ये क्यों एंडिंग इन्वेंट्री यूज करनी है मैंने पहले बता दिया है, किसी को नहीं क्लियर हुआ तो आप पास करके दोबारा बैक पे जो कह लीजिए कि जाकर दोबारा इस लेक्चर को वहां से सुन सकते हैं। तो एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पर हमने कहा कि पहले कैलकुलेट करेंगे। मेथड कौन सा है जी? मेथड है जी हमारे पास एवरेज। और सिस्टम कौन सा है जी? सिस्टम हमारे पास यहाँ पर है ये एवरेज कॉस्ट के अंदर पीरियोडिक सिस्टम है। अब डाटा कहाँ से यूज करना है? डाटा इस टेबल से यूज करेंगे ये वाला। तो याद कर लें हमने क्या कहा था पीरियोडिक में? पीरियोडिक में ये कहा था, याद करने का मतलब रिकॉल कर लें, हमने कहा था कि हम यहाँ पे जो भी परचेजेस हो रही हैं उसका रिकॉर्ड जो है वो
साथ साथ सॉरी हम जो भी सेल होती है उसको साथ साथ अपडेट नहीं करते, किसकी, जो इन्वेंट्री के रिलेटेड कॉस्ट होती है। तो अब इट मींस सितंबर को जब देखा जाएगा तो सितंबर तक बिजनेस के पास जो टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे वो कितने थे, 40,200 की कॉस्ट के 8 यूनिट्स। मैं फिर रिपीट करूंगा, हमें पहले कैलकुलेट करना होगी एंडिंग इन्वेंट्री, और वो कब है, सितंबर 30 को। सितंबर 30 को हम देखा जाए हमारे पास, तो हम कहेंगे टोटल यूनिट्स हमारे पास जो अवेलेबल फॉर सेल थे इन इन कह लीजिए कि इन द होल पीरियड, वो टोटल 8 यूनिट्स थे, और इन 8 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या थी, 40,200। प्लीज अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अगस्त के बाद या अगस्त तक की टोटल जो क्वांटिटी उसको देख रहे हैं। अगर अगस्त के बाद भी कुछ परचेज हुए तो वो भी काउंट कर लेते हैं। आल तो आपके माइंड में आएगा कि यार ये तो सेल तो हुए थे 28 को, बट अभी चूंकि सिस्टम पीरियोडिक है, हम साथ साथ रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर रहे, इसलिए हम टोटल क्वांटिटी जो ये वाली है इसी को बेस बना रहे हैं। तो सिंपली टोटल क्वांटिटी जो सेल हो सकती थी वो 8 यूनिट्स थे, 8 बाइक्स थी, और इनकी कॉस्ट क्या थी, 40,200। तो टोटल अवेलेबल फॉर सेल इन्वेंट्री 40,200 और उसकी क्वांटिटी क्या है, 8। एक बात। दूसरी बात, अगर एवरेज कॉस्ट मेथड है तो क्या उसका मेथड था कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना था क्वांटिटी पे। टोटल कॉस्ट कितनी है, 40,200, क्वांटिटी कितनी है, 8 यूनिट्स, इट मींस 40,200 डिवाइड बाय 8। यही चीज आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है कि 40,200 एवरेज कॉस्ट के लिए डिवाइड बाय 8, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है $5,025, $5,025। ये एक यूनिट की कॉस्ट है, ठीक हो गया जी। एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड होगी। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, एंडिंग इन्वेंट्री। कितनी टोटल क्वांटिटी थी, 8। कितने पीछे पड़े हुए हैं स्टॉक में, 4। उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सोल्ड 4 यूनिट एंड रिमेनिंग यूनिट्स आर इन योर एंडिंग इन्वेंट्री। वो उसने फिजिकल काउंट करके बताया ना आपको, तभी तो ऑथर बता रहा है कि 4 यूनिट्स अवेलेबल हैं। अब 4 यूनिट्स देखिए, ये वाले एंडिंग इन्वेंट्री के 4 मल्टीप्लाई बाय 5025, ये जो एक यूनिट की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है ये वाली, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो आंसर आता है 20,100। ये प्लीज आंसर है एंडिंग इन्वेंट्री का। सेकंड इसी कह लीजिए के पार्ट में क्या रिक्वायर्ड था, सीजीएस कैलकुलेट करना। अब सीजीएस थ्रू सितंबर का वर्ड यूज हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि रिकॉर्ड साथ साथ मेंटेन नहीं हो रहा है, एंड पे मेंटेन होना है, एंड पे ही अपडेट होना है, मेंटेन करने के मतलब अपडेट होना है, तो इसलिए एंड के लिए उसने वर्ड यूज किया थ्रू सितंबर 30। अच्छा जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये आपको पता ना किस किस कंसमेशन था, ओपनिंग प्लस परचेजेस, तो यहाँ उसने आपको ये प्रोवाइड किया हुआ है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पे ये है जी, ये ये टोटल क्वांटिटी हमारे पास ये वाली है कॉस्ट, और ये टोटल क्वांटिटी है उसकी अवेलेबल फॉर सेल 8। तो इसीलिए यहाँ पर ये 40,200 ये यहाँ से पिक किया गया, ये वाला 40,200 जी, क्योंकि टोटल अवेलेबल फॉर सेल जो कॉस्ट है, जो क्वांटिटी है उसकी कॉस्ट ये वाली है 40,200। तो ये यहाँ प्लीज रिपोर्ट हुआ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 40,200, इसमें से माइनस क्या करेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री। ये एंडिंग इन्वेंट्री ये वाली हमने जो कैलकुलेट की अभी इससे पहले लिखा भी हुआ अबव 20,100, तो इसमें से जब माइनस करते हैं तो अगेन माइनस हो के अमाउंट क्या बच रही है, 20,100 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो प्लीज बेसिक चीज है क्या है, हमें चाहिए था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस करना एंडिंग इन्वेंट्री की का बैलेंस रिक्वायर्ड था। सिंपली फिर रिपीट करता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस करना था एंडिंग इन्वेंट्री को, तो आंसर आना था सीजीएस का। एंडिंग इन्वेंट्री का आंसर हमारे पास नहीं था, वो हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लिया ताकि उसी को यहाँ यूज किया जा सकता। तो ये है जी इसका मेथड पीरियोडिक में कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं जी नेक्स्ट इसके जो हमारे पास आ रहा है वो है फाइफो मेथड, के फाइफो में अगेन हम किस पे बेस करेंगे, पीरियोडिक सिस्टम पे। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है जी, जरा सोचें आप भी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमारे पास अगर देखा जाए तो सेल कौन से पहले होते हैं, जो सबसे पहले परचेज हुए होते हैं। कौन से यूनिट्स पहले सेल होते हैं जी फाइफो में, देखिए ये फाइफो लिखा उसने, ये सॉरी थर्ड है ये वाला, ये
उसने कहा फाइफो। तो फाइफो मेथड में ये रहा डाटा, पहले कौन से सेल हुए होंगे, अगस्त वाले या जुलाई वाले, जुलाई वाले। जुलाई में कौन से वाले, जुलाई फर्स्ट वाले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये सेल हुए हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एंडिंग इन्वेंट्री। रिकॉल कर लें, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पहले हम कैलकुलेट करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री, फिर कैलकुलेट करेंगे सीजीएस। तो खैर पहले एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं जी। तो एंडिंग इन्वेंट्री को फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा कि फाइफो मेथड है। तो पहले ये चेक किया कि सेल कौन से हुए हैं। तो इसका मतलब है कि सेल तो फाइफो में पहले 2 ये हो चुके होंगे और 2 यूनिट्स यहाँ से सेल हुए होंगे। तो 4 यूनिट यहाँ से सेल हो गए आपके, 1 यूनिट यहाँ वाला बच रहा है। इन 3 में से 2 सेल हो गए, कितने बचे, 1। वो 1 बचने का मतलब है एंडिंग इन्वेंट्री। तो 1 यूनिट जुलाई 22 वाला और 3 यूनिट्स अगस्त 3 वाले, ये 4 यूनिट आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री में है। क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, 4। मेथड कौन सा है, फाइफो। और फाइफो में सेल ये अगस्त वाले पहले हुए होंगे या ये जुलाई फर्स्ट वाले पहले हुए होंगे, जुलाई फर्स्ट वाले पहले, मतलब टॉप से मूव करना शुरू किया वो वाले सेल हो गए। तो बचे कौन से वाले होंगे, ये वाले नीचे वाले। तो 3 ये वाले और 1 यहाँ से। तो ये 4 यूनिट आपके पास अभी हम देखते हैं पीपीटी में भी आपको मेंशन हुए नजर आएंगे कि ये 4 यूनिट, ये 3 अगस्त वाले यही हमने देखा था बच गए। इनकी टोटल कॉस्ट है 15,300। और 1 यूनिट जो है वो जुलाई 22 की परचेज वाला, ये भी शो करवाए थे, देखिए जुलाई 22 से यहीं से 1 यूनिट था ना, उसकी 5,000 कॉस्ट है और ये 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 5 आ जाएगा वहां पर। तो ये 5 और प्लस 15 ये 20,300, ये हमारे पास आंसर आ जाता किसका जी, एंडिंग इन्वेंट्री का। 20,300 ये आंसर किसका है, एंडिंग इन्वेंट्री का, अंडर फाइफो मेथड। अब अगेन बड़ा सिंपल है जी, आगे देखें क्या करना है, सीजीएस कैलकुलेट करना है। और सीजीएस कैसे कैलकुलेट होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री अभी हमने ये कैलकुलेट किया 20,300, तो देखिए 20,300। और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये 40,200 का डाटा कहाँ से पिक किया जा रहा है, वही जो हमें डाटा टेबल में प्रोवाइड किया गया। ये है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो टोटल 8 थे उनकी कॉस्ट क्या थी, 40,200, वही यहाँ लिखा हुआ है। तो जब इस 40 में से 20 को माइनस करते हैं आंसर आपके पास यहाँ पे 19,900 आ रहा है जी, ये सीजीएस है। इसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट, उसने कहा हुआ है लाइफो मेथड के अंडर एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट को कैलकुलेट करना। लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो बिल्कुल लास्ट पे हैं वो पहले सेल हो चुके होंगे। ये जो बिल्कुल लास्ट पे ये वाले हैं ये पहले सेल हुए हैं। बचे कौन से होंगे, जो पुराने वाले हैं। तो फिर 3 ये सेल हो गए और इन 3 में से 1 सेल हुआ, क्योंकि टोटल 4 सेल हुए हैं ना। तो इट मींस एंडिंग इन्वेंट्री के लिए देखा जाए लाइफो में 2 यूनिट्स ये हैं और 2 यहाँ से हैं, क्योंकि इन 3 में से 1 सेल हो चुका है और 2 एंडिंग इन्वेंट्री में है। तो आप देखेंगे अभी हम एंडिंग इन्वेंट्री में आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 4950 इज इक्वल टू 9,900 ये नजर आएगा, और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 10,000 ये वाला। तो 10 और 9,900 19,900 आपको एंडिंग इन्वेंट्री का। ये देखिए 2 यूनिट्स फ्रॉम परचेज ऑन जुलाई 1 और उसकी क्या, एक की कॉस्ट है 4,950, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ये हमारे पास आंसर आ गया 9,900। और इसी तरह 2 यूनिट्स ये वाले परचेज जुलाई 22 वाले जो बच गए थे 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10,000, इन दोनों को ऐड किया तो ये एंडिंग इन्वेंट्री का आंसर आ गया जी 19,900। और ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये एंडिंग इन्वेंट्री। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बड़ा सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस कर देंगे इस एंडिंग इन्वेंट्री को, तो आंसर आ जाएगा सीजीएस का। ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 40,200, ये टेबल से डाटा पिक किया गया है जहाँ पे 8 यूनिट्स क्वांटिटी है, और लेस कर दिया एंडिंग इन्वेंट्री को, ये वाली जो हमने कैलकुलेट की है 19,900, माइनस करते तो आंसर आया था 20,300, ये सीजीएस का आंसर है। अब आपने देखा कि पीरियोडिक में हम टोटल क्वांटिटी टोटल यूनिट जो अवेलेबल थे उन सबको बेस बनाया, परपेचुअल में ऐसा नहीं था, परपेचुअल में हम 28 तक देख रहे थे, क्योंकि परपेचुअल में साथ साथ रिकॉर्ड अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं जी कि इसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये है जी प्रॉब्लम 8.3, ये पार्ट हो चुका है। बी पार्ट देखिए, इफ स्पीड वर्ल्ड cycles uses the LIFO cost flow assumption for financial reporting purposes,
अब कहता है कि इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए अगर ये लाइफो यूज करें तो लाइफो यूज करेंगे इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। तो बताइए लाइफो में इनकम टैक्स क्या होगा, सॉरी लाइफो में इनकम क्या होगी जो इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगी, कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी डेफिनेटली, क्योंकि लाइफो में ज्यादा प्राइस आप एक्सपेंस कर देते हैं। तो सिंपली हमने ये पहले भी डिस्कशन की थी कि लाइफो मेथड में आपके पास जो नेट इनकम है वो कम रिपोर्ट होती है, लो इनकम रिपोर्ट होती है कंपैरेटिव टू फाइफो। तो इसलिए लाइफो में इनकम कम होगी। तो क्वेश्चन कहता है इफ स्पीड वर्ल्ड यूजेस द लाइफो कॉस्ट फ्लो assumption फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस, कैन इट यूज द फाइफो मेथड फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस? डेफिनेटली यस। क्यों? इसलिए कि भाई देखो इनकम स्टेटमेंट में वो इनकम कम रिपोर्ट कर रहा है लाइफो यूज करके, जबकि आपको पता है फाइफो से इनकम क्या हो जाती है, हाई रिपोर्ट होती है। तो जब टैक्सेशन अथॉरिटीज टैक्स आप पे चार्ज करने के लिए आती हैं या आप टैक्स रिटर्न्स को फाइल करते हैं, तो उस वक्त अगर आप फाइफो यूज कर रहे हैं तो टैक्सेशन अथॉरिटीज को फायदा मिलेगा नुकसान होगा? फायदा होगा। टैक्सेशन गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलेगा क्योंकि टैक्स आपकी इनकम हाई रिपोर्ट हो जाएगी। वो कहेंगे फिर तो अलाउ है, जेनरिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये अलाउ करेगा। अब बताइए एक रैशनल मैनेजर जो है एक कंपनी का जो ऑनर है, क्या वो ये अगर ये अलाउ भी है परमिसिबल भी है तो ऐसा करेगा? नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इससे उसको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए टैक्सेशन ऑर्डिनेंस ने जो है टैक्सेशन अथॉरिटीज ने जो है ये इसको अलाउ किया हुआ है, क्योंकि ऐसा करेंगे नहीं वो। हाँ, इसका ऑपोजिट जो है वो अलाउ नहीं है। अच्छा, तो खैर इसका आंसर बनता है जी यस, कि जो इनकम टैक्स के जो कह लीजिए कि ऑर्डिनेंस है जो वो आपको यहाँ पे अलाउ करता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इससे टैक्सेशन को जो है वो बेनिफिट होता है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट को, फर्म को नहीं। जिसमें फर्म को बेनिफिट होता है वहां पे वो अलाउ नहीं करते। तो खैर ये हमने एक्सप्लेन कर दिया जी। तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन 8.3 डिस्कस हुआ। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम जी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रहते थे वो नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। तो टिल द टाइम जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।